कल हम लोगों ने दो डेरिवेशन देखा था। एक तो मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने कल दो डेरिवेशन देखे थे। एक तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हम लोगों ने एक डेरिवेशन देखा जिसमें फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यानी दो पैरेलल वायर्स अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख दी जाए, दोनों पर करंट फ्लो हो रहा हो, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना एक्ट करेगा। कल ये डेरिवेशन हम लोगों ने दो डेरिवेशंस देखे थे। आज हमें पढ़ना था टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी करंट लूप को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो उस पर एक टॉर्क वर्क करता है, वो टॉर्क हम कैलकुलेट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्या है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम करंट लूप को रख देंगे तो उस पर क्या वर्क करेगा? एक टॉर्क वर्क करेगा। ऐसा हमें पढ़ना है, ऐसा डेरिवेशन हमें करना है। तो मान लेते हैं कि ये एक नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, तो जाहिर सी बात है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। ये एक मैग्नेटिक फील्ड होगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वी नो दैट। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कॉइल रख दें और उसमें करंट पास करा दें, हम क्या रख रहे हैं इसमें, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रखते हैं और उसमें करंट पास कराते हैं। तो मान लीजिए कि एक कॉइल रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। कैसी कॉइल है ये? रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इसमें क्या फ्लो करेंगे? अब हम करंट फ्लो कराएंगे। तो मान लेते हैं करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ये करंट आई हो गया, इस डायरेक्शन में करंट आई, ये करंट आई हो गया, और फिर जाहिर सी बात है करंट नीचे की तरफ आता हुआ कुछ ऐसा जाएगा। अगर ये लूप जो है उसको हम नाम दे देते हैं PQRS। हमने क्या रख दिया? PQRS एक लूप है। आप ABCD भी मान सकते हैं, क्योंकि S यहाँ पर भी हो जाएगा, S यहाँ पर भी हो जाएगा। तो आप ऐसा करिए, इस लूप को आप ABCD मान लीजिए। PQRS ही रहने दो, ABCD में भी कंफ्यूजन होगी, A और भी यूज होगा। तो PQRS इज अ लूप विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो PQRS एक लूप है, इसको हमने कहाँ पे रख दिया? मैग्नेटिक फील्ड पर रख दिया। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स वर्क करता है, फोर्स एक्ट करने लगता है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें चार करंट कैरिंग कंडक्टर्स मिल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक PQ, अगर हम इसको अलग अलग देखें तो PQ, QR, RS एंड PS। ये जो लूप के चार पार्ट्स हैं, अगर हम इसको अलग अलग देखें तो ये सब करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और कहाँ रखे गए हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखे गए हैं। इट मीन्स सभी फेसेस, सभी साइड्स पर, इस लूप के सभी साइड पर एक फोर्स वर्क करेगा, चाहे वो PQ साइड हो, चाहे QR साइड हो, चाहे RS हो या फिर SP। ये चार साइड्स हैं और इन चारों साइड्स पर, रेक्टेंगुलर लूप के चारों साइड्स पर फोर्स वर्क करेगा। हम ये जानते हैं कि जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, देन इट इज नोन एज टॉर्क। तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। अगर किसी बॉडी पर इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हों तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। फिर हम लोगों ने, ऐसा नहीं है, इस 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड में रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके बीच में कितना टॉर्क वर्क करता है वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया था। तो उसी तरीके से अब हमें लूप के लिए फाइंड करना है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब के लिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ पर हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अगर लगता है तब क्या कंडीशन होगी, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसी से हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं और QR जो है और SP जो है, इस पर जो फोर्स वर्क कर रहा है इसकी डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं, QR और SP, ठीक है ना। इस पर हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये लूप कुछ इस तरीके से रखा है। आप इसको ऐसे समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप रखा हुआ है। ये लूप मान लीजिए, इसको लूप मान लीजिए, कुछ ऐसा समझिए। ये लूप मान लीजिए, इसको यहाँ पर रेक्टेंगुलर कॉइल लपेटी गई है मान लीजिए। आपको ये फेस दिखेगा, ये फेस दिखाई देगा जिसे हम एरिया कह सकते हो। क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ऊपर वाला होगा, ये एरिया कह सकते हो, इसको हम एरिया कह सकते हैं। ये हमें दिखाई देगा सामने से। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। हम ये जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन अगर हमें पता हो तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दिस रूल। अगर हम इस मेथड का यूज़ करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए ये लूप इस तरह से कुछ रखा हुआ है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है। हमने मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में कर लिया, करंट इस डायरेक्शन में है। देखिए लूप के ऊपर देखिए मैंने उंगली रखी हुई है ऐसे कुछ, ये लूप के ऊपर करंट है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में। और इसी तरीके से अगर हम नीचे वाले ब्लॉक की बात करें तो नीचे वाले में करंट अंदर की तरफ होगी इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तो फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। यानी जो लूप है, इस लूप के इस पॉइंट पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस पॉइंट पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। यानी ये फोर्स ऊपर और नीचे लगेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड में ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, ये नीचे की तरफ खींच रहा है, दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो क्या ये बॉडी, ये लूप या तो ऊपर जा पाएगा या फिर नीचे जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। और रोटेट भी नहीं कर सकता, रोटेट नहीं कर सकता क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से खींचें और नीचे से खींचें तो ये रोटेट भी नहीं करेगा। बट अगर हम इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और एक फोर्स अपने डायरेक्शन में लगाएं, जैसे कुछ ऐसे, ये मेरा हाथ, ये समझ लीजिए ये है, और ये दूसरा हाथ, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ, देखिए रोटेट करेगा। अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर ये रोटेट करेगा ऐसे। एक हाथ से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, दूसरे हाथ से बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने पर क्या होगा, ये बॉडी रोटेट करेगी। तो देखिए इस डायरेक्शन में जो ये लूप का ये वाला फेस है, ये वाला जो पार्टिकल है और ये वाला जो है, ये जो साइड्स हैं, इस पर जो फोर्स वर्क करेगा वो क्या वर्क करेंगे, इसको रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। कैसे, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, अंदर की तरफ। इस प्लेन, इस ब्लैक बोर्ड से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। और इस वाले में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के देखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट नीचे की तरफ है, करंट नीचे की तरफ, तो फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। इस वाले फेस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ। तो इस पर फोर्स बाहर की तरफ है और इस पर फोर्स अंदर की तरफ है, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने लगेगा। यानी जो रोटेशनल होगा, जो टॉर्क अप्लाई होगा, वो सिर्फ साइड PQ पर लगने वाले फोर्स और RS पर लगने वाले फोर्स के इक्वल होगा। तो अगर हम इस साइड को A मान लेते हैं, लूप की ये वाली साइड को स्मॉल a मान लेते हैं, लूप की इस वाली साइड को स्मॉल a मान लिया और ये वाली साइड जो है उसको हम लूप की साइड को B मान लेते हैं, तो फोर्स जो होगा, जो PQ साइड पर और RS साइड पर जो फोर्स लगेगा, PQ साइड पर और RS साइड पर जो फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप किसी मैग्नेटिक फील्ड को, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है IBL sin थीटा। तो क्या लगेगा यहाँ पर फोर्स कितना लगेगा बेटा, I करंट हो गया, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ कितनी है, इस साइड की लेंथ है स्मॉल b, तो स्मॉल b और साइन
थीटा, थीटा के ऊपर क्या है sin 90 है ना। आई बोलो बेटा, कौन सा कंडक्टर पैरेलल है, ये वाला और ये वाला। हाँ तो PQ और RS में से कोई भी एक लगेगा ना, फोर्स पर दोनों पे तो बराबर फोर्स लगेगा क्योंकि दोनों पर करंट सेम है और फोर्स जो होता है वो करंट पर और साइड पर डिपेंड करता है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना फोर्स इस पर भी लगेगा। ठीक है, तो IBL sin थीटा फॉर्मूला होता है, तो I हो गया करंट, B हो गया मैग्नेटिक फील्ड और L होती है लेंथ। तो लेंथ कितने के बराबर है, B के बराबर है, चाहे इसको ले लो तब भी और इसको ले लो तब भी, दोनों में लेंथ तो B ही लगेगी। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो क्या बचेगा यहाँ से I B और स्मॉल b, यानी इतना मैग्नेटिक फील्ड, इतना फोर्स लगेगा इस वाले कॉइल पर। इतना समझ में आया। अब चलिए थोड़ा सा ये देखते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सबको याद होगा शायद। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, कोई भी एक फोर्स लिखना होता है, दोनों फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फोर्स आप लिख सकते हो। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अब चलिए देखते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, दो फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे। तो अगर हम इस लूप को ऊपर से देखें, अगर इस लूप को ऊपर से देखें तो ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देगी और ये जो लूप होगा ये ऊपर से हमें देखने पर ऐसे दिखाई देगा, देखो ऐसे दिखाई देगा, दिखाई देगा ऐसा। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में अगर हम ऊपर से देखेंगे तो एक फोर्स ये दिखाई देगा, दूसरा फोर्स ये दिखाई देगा। अगर हम यहाँ से इसको ड्रॉ कर लें कुछ ऐसे, ये कुछ ड्रॉ कर लें, तो इस ये वाली लेंथ कितनी है बेटा, ये लेंथ हमारे ऊपर से देखने पर ये लेंथ दिखाई दे रही है। ये लेंथ क्या है, ये लेंथ है a, ये लेंथ कितनी है a लेंथ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल, थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम d मान लेंगे, स्मॉल d मान लेते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप, sin थीटा लगाओगे, sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर d हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, a हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, a sin थीटा आ गई। अब यहाँ पर एंगल हम थीटा नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि हम थीटा ऑलरेडी यहाँ पर मान चुके थे। हालांकि यहाँ पर हमने 90 डिग्री मान रखा था, तो आप sin थीटा मान सकते हो, थीटा मान लीजिए वहाँ पर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, थीटा, a sin थीटा ना। इसको हटा दे, इसको रफ कर दे, इतना समझ में आ गया। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब हम पुट करेंगे d sin थीटा। तो फोर्स कितना था, फोर्स था I B स्मॉल b और a sin थीटा, सही बात है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है बेटा, a इंटू b, a क्या है, a इंटू b लिखा है। a का मतलब ये a है, ये b है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, कॉइल के एरिया के बराबर। तो क्या आ जाएगा, I B A sin थीटा, ये किसके बराबर है, टॉर्क के बराबर है। अगर इस कॉइल में n टर्न्स हो, वायर के n टर्न्स हो, कितने टर्न्स, इफ देयर आर n टर्न्स इन अ कॉइल, अगर कॉइल में n टर्न्स हो तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा n I B A sin थीटा। क्या आ जाएगा, n I B A sin थीटा। मैं इसको कहता हूं, मैं इसको पढ़ता हूं किस तरीके से, याद रखने का मेरा तरीका है, टाउ इज इक्वल टू B I N A sin थीटा। मैंने क्या लिखा इसको,
BINA sin थीटा। कोई दिक्कत है क्या भाई? B है, I है, N है, A है, सही तो है ना? तो मैं इसको पढ़ता हूं बिना साइन थीटा। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स, अगर आपको याद रखना हो तो फोर्स आप कैसे याद रखोगे? बिल साइन थीटा, BIL साइन थीटा, है ना? या तो उसको याद रख लो, इसको याद करने का तरीका बिना साइन थीटा। देखो टॉर्क क्या होता है? बिना साइन थीटा। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो ये बेटा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ये टॉर्क लगता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस लूप पर एक टॉर्क वर्क करता है। टॉर्क कितना होता है? B बिना साइन थीटा, जो इस कॉइल को रोटेट करने की कोशिश करता है। टॉर्क की वजह से कॉइल रोटेट होती है और इसको रोटेट करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ता है, कितना टॉर्क लगाना पड़ता है, तो वो होता है बिना साइन थीटा। समझ में आ गया? चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेटा एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। यानी किसी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताना, डिटेक्ट करना, खोजना है कि करंट है कि नहीं है, इस सर्किट में करंट है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं विच इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। अब इसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों रखा गया है बताने वाला हूं। पहले गैल्वेनोमीटर समझ लीजिए। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। यानी सर्किट में करंट की प्रेजेंस को बताना, चाहे वो करंट कितनी ही छोटी क्यों ना हो, कम से कम करंट क्यों ना हो, बट उसकी प्रेजेंस को भी बता देना। वो काम कौन करेगा? गैल्वेनोमीटर करेगा। अगर बहुत ज़्यादा करंट है तब तो हमें इफेक्ट दिखाई देता भी है, बट अगर सर्किट में जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वहाँ पर हमें करंट बहुत छोटी यूज़ करनी पड़ती है। हाई करंट का यूज़ नहीं होता वहाँ पर। जैसे ये वोल्टेज आ रही है, अभी हम लोग जो लाइट यूज़ करते हैं उसमें करंट बहुत हाई होती है, बट हमें हाई करंट की यूज़ नहीं है, हमें लो करंट का जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत कम होती है। तो इस सर्किट में करंट प्रेजेंट है कि नहीं है, बैटरी जो हमने यूज़ की है वो चार्ज है कि नहीं है ना, इसका पता लगाने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है गैल्वेनोमीटर। प्रैक्टिकल लैब में जब हम लोग यूज़ करेंगे गैल्वेनोमीटर का यूज़ है बहुत सारा। पूरे प्रैक्टिकल लैब में अधिकतर जो इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे वहाँ पे कहीं ना कहीं गैल्वेनोमीटर का यूज़ जरूर होगा। वो डिटेक्ट करते हैं करंट की प्रेजेंस। इतना हमें काम है। व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। सबसे आसान सा तरीका। अब इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्यों कहते हैं? जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा टॉर्क। टॉर्क में हमने पढ़ा कि अगर किसी कॉइल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, कॉइल का मतलब लूप जो मैं कह रहा हूँ, लूप का मतलब होता है, देखो लूप और कॉइल में थोड़ा सा अंतर है। लूप का मतलब होता है एक सिंगल वायर है, उसको सिर्फ एक टर्म में दे करके उसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में बदल दिया तो वो लूप कहलाएगा। बट अगर हमने बहुत सारे टर्म्स रेक्टेंगुलर कॉइल में एक के ऊपर ऐसे कॉइल्स लपेटते चले गए, जैसे हमारे पास ये फ्रेम हो गया, मान लीजिए ये फ्रेम है, बहुत पतला सा हो, तो काफी मोटा फ्रेम है। अगर बहुत पतला सा फ्रेम हो, हमने वायर लिया, कॉपर की वायर लेकर के इसके लपेटते चले गए, कई सारे टर्म्स ले लिए, 100-200 टर्म्स ले लिए, तो वो कॉइल कहलाती है। लूप का मतलब सिंगल वायर होकर के सिर्फ एक टर्न। लेकिन अगर बहुत सारे टर्न हो, 100-200 टर्न हो जाए तो उसे लूप कहा जाता है। तो वो भी रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है। फैन वगैरह में जितने भी मोटर है उसमें रेक्टेंगुलर लूप का ही यूज किया जाता है। तो अगर रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर टॉर्क वर्क करता है। टॉर्क वर्क करने की वजह से वो रोटेट करने लगती है। तो उसी तरीके से इसको इसीलिए कहा गया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, क्योंकि इससे पहले जो टॉपिक हमने पढ़ा उसी प्रिंसिपल को यूज करके, उसी फिनोमिना को यूज करके एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसका नाम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर रखा गया। इसका नाम मूविंग कॉइल इसलिए रखा गया क्योंकि एक कॉइल होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाती है, और जैसे ही हम करंट पास करते हैं उस कॉइल के अंदर, तो उस कॉइल में क्या वर्क करने लगता है? टॉर्क वर्क करने लगता है, जिसकी वजह से वो मूव करती है, वो कॉइल मूव करना स्टार्ट करती है। दिस इज द रीजन why we say galvanometer as a moving coil galvanometer। इसलिए हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कॉइल रखी जाती है जिस पर हम करंट जैसे ही पास कराते हैं तो कॉइल पर टॉर्क वर्क करता है, जिसकी वजह से कॉइल मूव करती है। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो बनाया जाता है ये दो टाइप का बनाया जाता है। यानी लैब में यूज होता है, एक बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही नाजुक होता है। यानी उसको केयर करने के लिए उसको बचाने के लिए, उसको यूज करने के लिए बहुत केयर की जरूरत होती है। उसको कहते हैं सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। दो टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं। सस्पेंडेड पहला होता है सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर या इसी को पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर को पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। ये दो टाइप के गैल्वेनोमीटर बनाए जाते हैं। फिलहाल आजकल जो यूज होता है लैबोरेटरी में जो यूज होता है वो वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर या फिर आप कह सकते हो पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर यूज होता है। जो बहुत ही हाई-फाई लैबोरेटरी होती हैं वहाँ पर सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है, बट उसके लिए बहुत केयर की जरूरत होती है, बहुत नाजुक होता है, थोड़े से भी डिस्टर्बेंस के साथ वो आसानी से खराब हो जाता है, जिस वजह से हम लोग प्रैक्टिकल लैब्स में सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज़ नहीं करते, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं, या फिर इसी को पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर कहा जाता है।
क्लियर है मेरी बात, समझ में आ रही है सबको? कितने टाइप के गैल्वेनोमीटर होते हैं, सस्पेंडेड और वेस्टर्न टाइप के गैल्वेनोमीटर। सस्पेंडेड टाइप का गैल्वेनोमीटर पहले आपके कोर्स में था, लेकिन पिछले 3 साल से सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर को कोर्स से हटा दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का गैल्वेनोमीटर बचा हुआ है, वो है पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, या फिर आप इसको वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ इस टाइप का गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, पायोटेड टाइप का गैल्वेनोमीटर पढ़ना है, आपको सस्पेंडेड टाइप का गैल्वेनोमीटर नहीं पढ़ना है। इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं लेनी, ठीक है? समझ में आया पढ़ना क्या है, गैल्वेनोमीटर होता क्या है? क्लियर? चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके प्रिंसिपल पर और इसकी वर्किंग और इसके कंस्ट्रक्शन पर। तो प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया, खासकर इसमें जो पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर में प्रिंसिपल पूछा जाता है, वर्किंग बहुत कम पूछी जाती है, बाई चांस पूछ लिया तो पूछ लिया, वर्किंग बहुत कम पूछी जाती है। मेन इसका प्रिंसिपल पूछा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है बताइए। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल ये है बेटा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन अ करंट कैरिंग लूप, नॉट कंडक्टर, या कॉइल कह सकते हो, व्हेन अ करंट carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences a torque by which tends to rotate the coil, ठीक है? which tends to rotate the coil and produces angular deflection. This is the principle of moving coil galvanometer. ये moving coil galvanometer का प्रिंसिपल है, जिसमें ये कहा गया कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को, यानी ऐसी कॉइल जिसमें करंट प्रोवाइड फ्लो हो रही हो, करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क व्हिच टेंड्स टू रोटेट द कॉइल एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसकी प्रिंसिपल तो हो गया, अब क्या करें, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें कि ये बना किस तरह का होता है, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे उसके वर्किंग पर। पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं और इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे। प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए इसकी बनावट पर ध्यान देते हैं, किस तरह का ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस तरह का बना होता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, एक मैग्नेट का यूज करते हैं, क्योंकि हमें क्या प्रोड्यूस करवानी है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है। तो हम एक मैग्नेट लेते हैं, कैसा मैग्नेट लेते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट लिया जाता है, कुछ इस शेप का, ऐसे मैग्नेट रखा जाता है। मैग्नेट ऐसा होता है, इस शेप का मैग्नेट होता है, ऐसा कुछ थोड़ा बड़ा बनाते हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। कुछ इस तरह का मैग्नेट रखा होता है, दिख रहा है मैग्नेट जैसा कुछ, ये मैग्नेट जैसा कुछ दिख रहा है, कुछ ऐसा मैग्नेट होता है, इसको हम हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। इसको कौन सा मैग्नेट कहते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट कहा जाता है। ये ऐसा बना होता है, दिख रहा है सभी को, समझ में आ रहा है? बोलो, ये नॉर्थ पोल और ये इसका मान लेते हैं साउथ पोल, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेते हैं और इस रेक्टेंगुलर कॉइल को यहाँ पर रख दिया जाता है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे हमने, और रेक्टेंगुलर कॉइल में बहुत सारे टर्न्स होते हैं ऐसे, और ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो ली गई है ऐसे कुछ, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल एक एल्युमिनियम के फ्रेम पर, एल्युमिनियम का रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है, रेक्टेंगल शेप का एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, उसके ऊपर ये वायर लपेटी जाती है, उसके ऊपर ये वायर लपेटी जाती है। इसका एक एंड, ये जो ये वाला एंड है वायर का, ये वाला एंड एक स्प्रिंग के साथ जोड़ करके पेंच से कस दिया जाता है, इसको पेंच से कस दिया जाता है। उसी तरीके से ये वाली जो कॉइल की एंड है, दूसरी वाली एंड है, इसको भी निकाल करके, इसको भी ऐसे निकाल करके नीचे साइड से स्प्रिंग से कस करके, किससे, एक पेंच से कस दिया जाता है, एक स्क्रू से कस दिया जाता है। तो कसने का मतलब होता है पायोट कर देना, इसीलिए इसको कहा जाता है पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। जो कस रहे हैं हम किसके साथ, स्क्रू के सहारे इसको हम कसते हैं, टाइट करते हैं, उसको कहा जाता है पायोट करना। और पायोट करने का मतलब, इसीलिए इसको हम किसके फॉर्म में पढ़ते हैं, पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर इसको कहते हैं। अच्छा, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के साथ एक पॉइंटर लगा दिया जाता है, इस फ्रेम के साथ एक पॉइंटर लगा देते हैं और पॉइंटर को बाहर की तरफ निकाल करके एक रीडिंग होती है कुछ ऐसे शेप में, यहाँ पर रीडिंग लिखी होती है। रीडिंग का मतलब यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, 0 1 ऐसे 0 1 2 3 ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 लिखा है, फिर ऐसे ब्लॉक बने होंगे, यहाँ पर 2 लिखा होगा, फिर
लैब में ना रखा है, येलो कलर का रखा होता है बेटा। हाँ उसमें 2 पिंस, हाँ जिसको हम क्या करते थे, छूने नहीं देते थे, ठीक है। तो ये पॉइंटर लगा होता है। अब होता क्या है, इतना कंस्ट्रक्शन होता है बेटा, इसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे। ये है कंस्ट्रक्शन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अब हमें जो दिखाई देता है गैल्वेनोमीटर का जो पार्ट दिखाई देता है वो सिर्फ इतना दिखाई देता है, ये स्केल दिखाई देती है और ये पॉइंटर दिखाई देता है। ये जो कॉइल वगैरह है ये सब अंदर रहती है, इसलिए हमें दिखती नहीं है, बट बनावट ऐसी होती है उसकी। कभी फ्यूचर में अगर मौका मिलेगा, कोई गैल्वेनोमीटर अगर खराब हो गया तो उसको खोल के दिखाएंगे आपको कि गैल्वेनोमीटर ऐसा बना होता है। फिलहाल कोशिश करना है खराब नहीं करना है, ठीक है। पता चला मौका मिल गया, सर खराब करने के लिए बोले थे, खराब कर दो, वो काम मत कर देना। हाँ हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन ऐसा करना नहीं, ठीक है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर समझ में आ गया, इसकी बनावट समझ में आ गई, कंस्ट्रक्शन समझ में आया। वर्किंग पर ध्यान देते हैं, वर्किंग कैसे होती होगी इसकी। तो चलिए, अगर हम इसमें करंट पास करा दें, इसमें अगर करंट पास कराते हैं तो इस पर टॉर्क वर्क करेगा। अब जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा टॉर्क प्रोवाइड होगी, जितनी ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा टॉर्क। अभी हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे कि करंट क्यों, मैं टॉर्क को करंट के बराबर कैसे कह रहा हूँ, ये चीज़ आपको कल मैं समझाऊंगा। लेकिन आज इतना समझिए कि जितनी करंट उतना ज़्यादा टॉर्क। अब जितनी ज़्यादा करंट आप फ्लो करोगे, टॉर्क उतना ज़्यादा है, यानी उतना ज़्यादा ये घूमेगा। जितना ज़्यादा घूमेगा उतनी ज़्यादा करंट की वैल्यू आपको बता देगा, रीडिंग बताएगा। अब ये घूमेगा, जैसे घूमेगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे और ऊपर साइड लगी है स्प्रिंग, तो ये स्प्रिंग क्या करती है, जैसे आप देखते हो, अगर आप स्प्रिंग को खींचो तो स्प्रिंग भी आपको अपनी तरफ खींचती है। तो अगर एक टॉर्क लग रहा है जिसकी वजह से ये घूम रहा है, तो एक टॉर्क यहाँ पे भी लगता है स्प्रिंग की वजह से, जो इसको वापस लाने की कोशिश करता है। और जैसे ही हम करंट ऑफ करते हैं, वैसे ही ये स्प्रिंग वाला जो टॉर्क है ये ज़्यादा हो जाता है और वापस से स्प्रिंग अपनी पोजीशन पर, सॉरी पॉइंटर अपनी पोजीशन पर जीरो पर वापस आ जाता है। यानी जीरो की कंडीशन पर स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो जीरो है, जीरो पॉइंटर, अगर पॉइंटर जीरो दिख रहा है तो वहाँ पर स्प्रिंग का टॉर्क भी जीरो है और जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो भी जीरो है। ये जो एक्सटर्नल टॉर्क लगता है करंट की वजह से, इसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग टॉर्क, और जो स्प्रिंग का टॉर्क लगता है इसको कहते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। डिफॉर्मिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क, ये समझ में आया। तो बेटा ये डिफॉर्मिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क आपस में वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के वर्क करने का प्रोसेस आपको समझ में आया, किस तरह से वर्क करता है ये। कोई दिक्कत है किसी को, इतना चीज समझ में आ गया है। आज का टॉपिक जो मैंने पढ़ाया, 2 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं, ज्यादा टॉपिक पढ़ा नहीं है। एक टॉर्क पढ़ा और टॉर्क के बेसिस पर एक इंस्ट्रूमेंट गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। समझ में आ गया। अब ज्वाइन कर ही लिए हैं तो फिर देख लेते हैं कि जो मैंने कहा कि टॉर्क जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये किस प्रकार से होता है देख लीजिए। तो क्योंकि अगर हम इसको घुमाते हैं, इसको रोटेट करते हैं, करंट जैसे प्रोवाइड करते हैं, तो करंट प्रोवाइड करने से ये रोटेट होना स्टार्ट होता है। यानी कौन सा टॉर्क लगता है, डिफॉर्मिंग टॉर्क। कौन सा टॉर्क, डिफॉर्मिंग, मैंने कहा अभी। तो जो डिफॉर्मिंग टॉर्क होता है, डिफॉर्मिंग टॉर्क, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, डिफॉर्मिंग टॉर्क की वैल्यू होती है, अभी हमने पढ़ा है NIBA, और sin थीटा जो sin थीटा की वैल्यू sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए NIBA वैल्यू हो गई। NIBA ये इतना टॉर्क वर्क करेगा, डिफॉर्मिंग टॉर्क। और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क, इसको रिस्टोरिंग टॉर्क स्प्रिंग का, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा। अल्फा का मतलब, या थीटा कैसे, थीटा कैसे, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ये एंगल रोटेट करेगा। ये थीटा का मतलब डिफ्लेक्शन है, मतलब स्प्रिंग अगर रखी हुई है, स्प्रिंग में जितना ज्यादा आप डिफ्लेक्शन करोगे, रिस्टोरिंग टॉर्क उतनी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये बात एकदम समझ में आ रही है कि नहीं, पहले इतना समझ लो। अगर हम किसी स्प्रिंग से रखे हुए, किसी चीज को जोड़ के रखे हुए स्प्रिंग से, हम जितना ज्यादा उसको घुमाएंगे, जितना ज्यादा एंगल उसको रोटेट करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही बढ़ता चला जाएगा। यानी रिस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एंगुलर डिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा, पॉइंटर जितना ज्यादा घूमेगा, जितने ज्यादा एंगल घूमेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ही ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ, है ना। इतनी बात समझ में आ गई कि रिस्टोरिंग टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, रिस्टोरिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू लिखना चाहें, तो
रिस्टोरिंग टॉर्क को हम लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू k थीटा where k is spring constant, where k is spring constant defined as the torque applied on a spring due to unit deflection, यानी 1 डिग्री एंगल का डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करने पर स्प्रिंग के लिए जितना टॉर्क लगेगा वो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि हो सकता है 1 डिग्री एंगल का डिफ्लेक्शन प्राप्त करने के लिए एक वैल्यू में एक स्प्रिंग में कम टॉर्क लगाना पड़े और हो सकता है किसी दूसरे मटेरियल की स्प्रिंग में ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ जाए। तो इसीलिए कहा गया रिस्टोरिंग टॉर्क जो है वो k थीटा के बराबर होता है। अब मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आ गया, मतलब टॉर्क हमने ला करके यहाँ पर रोक दिया, पॉइंटर को यहाँ पर रोक दिया, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफॉर्मिंग टॉर्क और रिस्टोरिंग टॉर्क दोनों इक्वल होगा। इस कंडीशन पर NIBA is equals to k थीटा होगा, NIBA is equals to k थीटा होगा। अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो NIBA अपॉन k हो जाएगा, NIBA अपॉन k हो जाएगा। और थीटा इज इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं NBA अपॉन k, और ये I मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ लिख सकते हैं। तो बताओ ये बेटा ये कांस्टेंट ही तो है भाई, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, चेंज नहीं होगा। एक बार हमने कॉइल ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर नहीं सकते क्योंकि मैग्नेट हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स कर रखे हैं। ये हमारा कॉइल का एरिया है, कॉइल का एरिया भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि कॉइल तो हम चेंज कर ही रहे हैं, दूसरी कॉइल लेंगे तो एरिया चेंज होगा। के एक कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग अगर एक मटेरियल की एक बार हमने ले ली तो बार-बार तो स्प्रिंग को बदलने नहीं जाएंगे। हम क्या बदल सकते हैं, हम करंट बदल सकते हैं। ये बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई, सिर्फ और सिर्फ करंट बचा, यानी जो थीटा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। मतलब जो एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी हम इस गैल्वेनोमीटर में जितनी ज्यादा, इस कॉइल में जितनी ज्यादा करंट पास कराएंगे हमें डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा मिलेगा। ये समझ में आया, इसकी वर्किंग समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, रिस्टोरिंग वाला, डिफॉर्मिंग वाला। बोलो, चलो बढ़िया। अब इसके आगे एक टॉपिक, 2 टॉपिक और है इसी से रिलेटेड, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह कैसे यूज करेंगे, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलेंगे और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये 2 टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर का समापन करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक से हम लोग न्यूमेरिकल्स पर वर्क करेंगे, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है।